विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में सामंतवाद का अर्थ, स्वरूप और सामंतों के अधिकारों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम राजस्थान में सामंतवाद, मुगल कालीन के समय इनमें क्या क्या जो परिवर्तन हमको देखने को मिले, साथ ही मुगल शासकों के समय सामंतों के लक्षण क्या थे, पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान के राजाओं को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद मुगलों की अधीनता से राजस्थान के शासकों के अधीन जो सामंत थे, उनकी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला। राजा मुगल शासक से सनद प्राप्त करते, वे शासक शासन का संचालन चलाते। सनद प्राप्त करने वाले राजा ने मुगल शासन को अपना स्वामी मान लिया था। सनद देते समय सम्राट राजाओं को हाथी, घोड़े, मूल्यवान वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण भेंट देकर उनका सम्मान करता था। अधीन राजा लोग सम्राट को अपने राज्य की तरफ से एक निश्चित संपत्ति नजराने के रूप में दिया करते थे। हुमायूं ने कई राजपूत राजाओं को अपने अधीन रखा, परंतु अकबर के समय इसमें और स्थिति बदल गई। राजनीति में अकबर दूरदर्शी और बुद्धिमान शासक था। उसने पूर्व के मुगल शासकों की नीति पर बल न देकर अपनी नई नीति लागू की। समस्त राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। उसने हिंदू और मुसलमानों के भेद को मिटा दिया। उसकी इस व्यावहारिकता का ये परिणाम निकला कि राजस्थान के कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने इस दूरदर्शिता के कारण राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और जिन राजाओं ने उसके अधीनता स्वीकार कर ली, उन्होंने जीवन पर्यंत मुगल साम्राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें हम देखते हैं कि आमेर के राजा को 5000 मनसबदारी का, बीकानेर के राजा को 4000 मनसबदारी का, चंदेरी और कुछ को हम यहाँ तक कि देखते हैं कि कम मनसबदारी के रूप में अपने अधीन रखा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने मुगल सिंहासन पर बढ़कर जिस उदार नीति का प्रयास किया, औरंगजेब उस नीति का अनुगामी नहीं बन सका। डॉक्टर गोपीनाथ लिखते हैं, मुगल काल में राजस्थानी सामंती संबंधों की प्रकृति में रूपांतरण इस प्रकार हुआ कि यह स्थिति आगे जाकर बदली। राज्य के कर्ताओं में, व्यवसाय में तथा प्रबंध में आपसी साझेदारी में परिवर्तन आया। मुगलों के संपर्क ने अव्यवस्था, चोरी, डकैती आदि अवसरों के लिए मुगल सहायता प्राप्त होने लगी। राजाओं के अधिकार और पद वृद्धि से सामंतों की धीरे धीरे आश्रित स्थिति बढ़ने लगी। राजपूत नरेश क्रम से उनके अस्तित्व को सैनिक सहयोग में बदलना चाहते थे, जिसके एवज में उन्हें जागीर दी गई। जागीर की आमदनी के अनुसार उनका सैनिक बल
निर्धारित किया, जिसको लेकर उन्हें यथोचित सेवाएं देना भी होता। उनकी आश्रित स्थिति में अत्यधिक बंधन कर दिए गए। इस समय सामंत की स्थापना पहले के सामंत उत्तराधिकारी के रूप में तभी संभावित होती जबकि राज्य का स्वामी इसमें अपनी सहभागिता निभाता। औरंगजेब ने खुलकर पक्षतापूर्ण नीति का आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप हिंदू लोग उसके ही विरोधी हो गए। समय समय पर राजपूतों ने औरंगजेब का विरोध किया। उसकी मृत्यु के बाद फर्रुखसिंह सिंहासन पर बैठा, जो अयोग्य और निर्बल शासक था। उसके शासनकाल में तैमूर के वंशजों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। बहुत समय तक मुस्लिम राज्यों में सामंतवाद की शासन प्रणाली चलती रही। उस प्रणाली ने जाने कितने शताब्दियों तक शासन किया, जिससे सामंतवादी प्रथा में परिवर्तन हुए। इस समय राजपूतों का जो शासन चल रहा था वह आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण निर्बल पड़ गया था। इससे सामंतवादी प्रणाली का पतन आरंभ हो गया। इसके अतिरिक्त बाहरी जातियों ने भी आक्रमण कर लूटमार करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त यहाँ के शासकों सामंतों ने भी राज प्रणाली के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त इस समय देश के राजाओं ने सामंतों पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उन्होंने विरोधात्मक रूप अपनाया। यूरोप में जिस समय फ्रांस के राजा सर चार्ल्स ने अपनी स्थायी सेना रखकर रेल नामक कर लगाया था, उस समय उसके सामंतों ने विद्रोह कर दिया था। इससे पहले यूरोप में किसी राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। ये सामंतों की सेनाओं से काम चलाते थे। इस प्रकार की परिस्थिति राजाओं में भी अपने आप में एक परिवर्तन दिखाई देने लगी। कुछ शासक अपनी पुरानी प्रथा में परिवर्तन करने से स्थितियों में परिवर्तन आया। मेवाड़ के सामंतों के विद्रोही हो जाने पर बाहरी जातियों ने फायदा उठाया, जिससे मेवाड़ राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। उन दिनों मारवाड़ की दशा अच्छी चल रही थी। वहाँ के सामंतों में ईर्ष्या की भावना कतई नहीं थी, लेकिन बाद में यह प्रणाली क्षत विक्षत होकर मृतप्राय हो गई। इतिहासकारों के अनुसार यदि राजा स्वेच्छाचारिता की नीति का पालन नहीं करते तो वह राज्य के सामंत अपने कर्तव्यों का पालन कहाँ करने वाले हैं। यह प्रणाली शासन संचालन के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। इसका पतन नहीं होता। यहाँ का उद्देश्य देशभक्ति या राजभक्ति होना चाहिए था। विद्यार्थियों, इस तरह मुगल कालीन शासकों के समय सामंतों की स्थिति में परिवर्तन आया। इसमें हम कुछ सामंतों की स्थिति में जो लक्षण थे वो उन पर भी चर्चा करें, जैसे नजराना, उत्तराधिकारी शुल्क। जागीरदारी प्रथा की उपयोगिता और श्रेष्ठता नजराना पर निर्भर करती थी। नजराना ही राजा की शक्ति होती थी। सामंत भी राजभक्त थे। इसके अनुसार राज्य की तरफ से सामंत को भूमि दी जाती थी। उसके ही बदले में सामंत राजा को एक निर्धारित नजराना देता था।
मेवाड़ में यह प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही थी, किंतु राज्य के पतन के दिनों में सामंत ने इसे देना बंद कर दिया था। जागीर का हस्तांतरित होना। सामंतवादी प्रथा में जब किसी सामंत को राज्य की ओर से भूमि मिल जाती थी तो वह उसे अन्य को बेचकर हस्तांतरित नहीं कर सकता था। सामंत ने राणा की अनुमति के बिना किसी समय अपनी जागीर को दूसरे के नाम कर दी। उसके ऐसा करने पर ही राणा ने उससे सारे अधिकार छीन लिए, अर्थात इस तरह का वो नहीं कर सकते थे। सामंतों से आर्थिक सहायता। ऐसे अवसर आते जब राजा को धन की आवश्यकता होती, तो इस प्रकार के अवसरों पर राजा साधारण प्रजा से उसकी आय का 10वां भाग लेने का अधिकारी था। राजा की लड़की के लिए, युद्ध के लिए, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए, संधि करने के लिए प्रजा से धन एकत्रित किया जाता था। कई बार सामंत शत्रु द्वारा बंदी बना लिए जाते थे। उनके छुड़वाने के लिए दान एकत्रित किया जाता था। मुगल काल से पूर्व सामंतों से राजकीय भागों का हिसाब रेख के आधार पर लिया जाता, जिससे राजा को आर्थिक सहायता होती थी। यह 2 प्रकार की होती, भर्तुरेख, दूसरी अनुमानित रेख। वह रकम जो समस्त राजकोष में जमा करते उसे भर्तुरेख कहते। वह वार्षिक रकम जो सामंत को जागीर के पट्टे में लिखी होती थी, अनुमानित रेख कहते। डॉक्टर कालूराम शर्मा लिखते हैं, वस्तुतः रेख वह मापदंड था जिसके आधार पर जागीरदारों से राजकीय मांगे जैसे उत्तराधिकार, सैनिक सेवा, न्योता शुल्क आदि का हिसाब लिया जाता था। पुत्रिन सामंत की भूमि जब्त करना। पुत्रिन सामंत के मरने पर उसकी जागीर का अधिकारी राणा ही होता था, अर्थात शासक होता, जो अपने अधिकार में भूमि को कर लेता था। नाबालिग सामंत का संरक्षण। मृत्यु के बाद जब उसका उत्तराधिकारी नाबालिग होता तो सामंत शासन प्रणाली के अनुसार उस नाबालिग को सामंत घोषित कर दिया जाता था, जिसका भार राणा को उठाना पड़ता था। सामंत विवाह। प्रत्येक सामंत वैवाहिक संबंधों के बारे में राणा से राय करता। यह कार्य राजा के प्रति सम्मान का सूचक था। इस प्रकार के अवसर पर राजा सामंतों को सम्मान में मूल्यवान वस्तुएं भेंट करता। परंतु जब मेवाड़ राज्य का पतन तथा मुगलों की शक्ति का ह्रास, जो कि लगभग एक साथ ही हुआ था, उन्हीं दिनों मेवाड़ पर संगठित जातियों ने आक्रमण कर उनके नैतिकता के प्राचीन गौरव को बड़ी निर्दयता के साथ छीन लिया। राज की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। राजपूतों के विभिन्न वंशों ने सामंतवादी प्रथा का आश्रय लिया और सामंत होने के पश्चात उन लोगों ने अपने वैवाहिक संबंध राणा वंश के साथ कायम रख दिए। भूमिया सामंत। मेवाड़ के इतिहास में लिखा गया है कि प्राचीन काल में राणा के वंशज भूमिया नाम से प्रसिद्ध थे और राज्य में विशेष सम्मान पाते। उनकी मर्यादा बादशाह बाबर और राणा संग्राम सिंह के समय तक
बराबर कायम रही। मेवाड़ में भूमिया सामंतों पर युद्ध का दायित्व होता था। भूमिया सामंत हमेशा तलवार, माला, धनुष, बाण धारण किए हुए रहते थे। कृषि कार्य में रहकर भी वे स्वामी की सेवा के लिए तैयार थे। भूमिया राजपूत का पद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और शासन प्रणाली में इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि उसे पाने के लिए प्रधान श्रेणी के सामंत भी इच्छा रखते। बनेड़ा तथा शाहपुर के सामंत इस श्रेणी के सामंतों में आते थे। उन दोनों सामंतों को राजा की उपाधियां भी दी गई थी। ग्रासीय और भूमिये सामंत। राजस्थान के सामंत व्यवस्था में एक भिन्न श्रेणी के सामंत थे जिसमें जागीरदारों का महत्वपूर्ण स्थान था, जिन्हें ग्रासीय या भूमिये कहा जाता था। डॉक्टर जी.एन. शर्मा लिखते हैं, ग्रासिया में जागीरदार थे जो सैनिक सेवा के उपलक्ष्य में शासन के द्वारा भूमि की उपज का जो ग्रास कहलाती थी का उपयोग करते थे। ऐसी भूमि सेवा में ढिलाई करने या आज्ञा का उल्लंघन करने पर छीन ली जा सकती थी या फिर ठीक तरह से रहने पर उसे वापस दी जा सकती थी। भूमिये वे राजपूत सामंत होते थे जिन्हें राज्य की रक्षा में या सेवा में अपना बलिदान किया था। इनको भूमि से बेदखल नहीं किया जाता था। भूमिया जागीरदार छोटे और मोटे दर्जे के होते थे। छोटे भूमियों को लगान से मुक्त भूमि प्राप्त होती थी और उनकी एवज में एक परगने से दूसरे परगने में डाक पहुंचाने, अधिकारियों के दौरों के समय सहायता पहुंचाने अथवा खजाने को सुरक्षित पहुंचाने का काम दिया जाता था। यद्यपि मुगल प्रभाव से राजस्थान के सामंत पद्धति में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे, तथापि इस प्रथा की अपनी विशिष्टता और उपयोगिता थी। डॉक्टर जी.एन. शर्मा लिखते हैं, इस प्रकार राजस्थान की सामंत प्रथा अपनी साझेदारी और उसका रूप एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं के लिए हुआ था। इस प्रथा में हम ग्राम में लाभ और राज्य की सेवा सम्मिलित थी। राज्य से आय में लाभ और राज्य की सेवा सम्मिलित थी। सामंत और शासक का संबंध पूर्ण रूप से आश्रितों का न होकर समकक्ष आज्ञाकारी सहयोग का था। ये विशेषताएं ही उसके चिरस्थायी के प्रभुत्व का कारण बनी थी।